नमस्कार, एनडीटीवी के खास कार्यक्रम मध्य का मन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अतुल। हम आज व्यापारियों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। एनडीटीवी के खास चुनावी कार्यक्रम मध्य के मन में बहुत सारे व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं। सरकार की नीतियों से उन्हें कितना फर्क पड़ा है, सरकार की नीतियां ठीक है या नहीं है, और तमाम सारे ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर हम व्यापारियों के मन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और बल्कि उनके मन की बातों को आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव और बीजेपी के प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों के बीच में मुकाबला है और दोनों के बीच में 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल व्यापारी क्या बताते हैं उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम मध्य के मन में, और हम अब मध्य के मन में शुरुआत करते हैं आपसे। क्या व्यापार करते हैं, नाम बता दीजिए। मेरा ड्राई फ्रूट का व्यापार है। मेरा नाम रमन है। रमन जी, क्या ड्राई फ्रूट का व्यापार करते हैं? तो ड्राई फ्रूट का व्यापार करते हैं, सरकार की नीतियां कैसी हैं? क्या लगता है आपको कि बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं जिन्होंने परेशान किया व्यापारी को, या लगता है कि चीजें आसान हुई हैं? चीज़ें काफ़ी हद तक बहुत आसान हुई हैं, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे हैं कि मोदी जी एक बहुत पूर्ण बहुमत लेके सरकार में हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत पहले मुश्किल थी, जो अब काफ़ी आसान हैं। हालांकि समस्याएं व्यापारियों को पहले भी रही हैं और हमेशा रहती हैं, और हम कोशिश और आशा उनसे यही करते हैं कि जो समस्याएं हैं और आगे जो आएंगी उनको, उन समस्याओं को बीजेपी शासन में सुना जाएगा और उनको अच्छे से हल किया जाएगा। और जहाँ भी व्यापारी को परेशानी आती है, जो भी तकलीफ होती है व्यापार करने में, टैक्स को लेके या माल को आने जाने को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, उसकी सुरक्षा को लेके जो भी परेशानियाँ होती हैं, तो सभी व्यापारियों को ऐसी उम्मीद है कि हमारे जो शिवपुरी से जो प्रत्याशी हैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। वो व्यापारियों के मध्य रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। मैं इससे पहले भी हमारे कैट का या हमारे क्या कहते हैं जो है एक व्यापारिक की बड़ी संस्था है ग्वालियर से, वहाँ से उनके चेयरमैन आए थे, उन लोगों के बीच में भी रहा। तो काफ़ी हद तक व्यापारियों ने समझा कि वो बहुत हद तक जो है व्यापारी की बात को सुन के और उनके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के, व्यापारियों के सरलीकरण की दिशा में काम करती हुई दिखाई दे रही है। और भी कुछ लोग हैं। एक जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो कांग्रेस है या जो विपक्ष है वो सर्वे कराने की बात कर रहा है अपने मैनिफेस्टो में, और सर्वे कराने की बात कर रहा है तो फिर संपत्ति का सर्वे होगा तो फिर संपत्ति किसी विशेष समुदाय में बांटी जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। आप क्या कहते हैं, क्या वास्तविकता में सर्वे कोई गलत काम है, नहीं कराना चाहिए कांग्रेस को? मेरा कहने का मतलब तो ये है कि अब कांग्रेस बची कहाँ है, उसके बाद प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। नहीं, सर्वे की बात कीजिए। सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, अब वहीं पर आ रहा हूँ मैं। उनके बाद प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, करेंगे क्या? वो कहाँ से सर्वे कराएंगे? जब सत्ता में आएंगे तो सर्वे कराएंगे। 50 सीटें उनके पास नहीं आ रही तो सर्वे कहाँ से कराएंगे? वो वसीयत का सर्वे, अपनी पारिवारिक संपत्ति का किसी के सर्वे कराएंगे? वो उनको ये अधिकार कहाँ से प्राप्त होगा जब उनके पास मेंबर ही नहीं है? तो कहाँ से कराएंगे? व्यापारी तो टैक्स देता है ना, और व्यापारी जब टैक्स देता है अपनी इनकम पर, हम भी टैक्स देते हैं, सब लोग टैक्स देते हैं। जो हमने कमाया हुआ है फिर उसके ऊपर कहते हैं कि वो अगर आप मृत्यु हो जाएगी तो फिर इसके बाद में संपत्ति का बंटवारा होगा। ये तो उनकी बहुत ही ओछी सोच का परिणाम है कि वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, वसीयत करवाएंगे। जो नियमानुसार जो होता है वसीयत का, संपत्ति का, वो तो उनको पैतृक संपत्ति मिलती ही है। और व्यापारी बड़ी मेहनत से पूरा टैक्स अदा करने के बाद में अपने एसेट्स इकट्ठे कर पाता है अपने आगे जनरेशन के लिए। तो वो क्या ये लोग ले लेंगे? ये संभव ही नहीं है कहना। ये उनके लिए बहुत हल्की और बहुत ओछी मानसिकता की वो है। एक मैं व्यापारी होने के नाते एक जीएसटी पर बोलना चाहता हूँ। जो जीएसटी जो आई है वो व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी नीति है। पहले हम देखते थे टैक्स लगभग 35 से 40% टैक्स बैठता था, जो आज 18%, 15%, 14% और 5% की और 10% कैटेगरी में आ गया। जैसे और एक ही जगह हमको रिटर्न फाइल करना है। पहले एक्साइज का ड्यूटी अलग पे करते थे हम, उसका फिर बेड टैक्स दे देते, फिर एंटी टैक्स दिया करते थे, फिर सीएसटी दिया करते थे। अब वो मिलकर एक जीएसटी बन गया है और इसका ऑटोमेटिक असेसमेंट हो रहा है, क्योंकि हर महीने रिटर्न जा रहा है, उनको सब दिख रहा है। जो हमको जो रिबेट मिलती थी वापसी इन जो टैक्स दे करके आते थे, वो हमको तुरंत हर महीने मिल रही है। तो बहुत अच्छा काम हो गया, ये तो व्यापारियों को बहुत इजी काम हो गया है। जीएसटी ने कहीं ना कहीं व्यापारियों को ज्यादा फायदा दिया। बिल्कुल फायदा दिया। सर्वे वाली जो बात आप अभी पूछ रहे थे, तो सरकार का किसी आम व्यक्ति की संपत्ति पर क्या अधिकार है? वो जो संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, मान लो मेरा 1 मकान, 2 मकान, 4 या 10 है, वो मैं अपनी मेहनत से अर्जित किए, कोई उससे तो अर्जित की, तो उसमें सरकार का क्या अधिकार है? तो उसका सर्वे कराने का या उसका वो क्या कहते हैं हिसाब किताब रखने का गवर्नमेंट को कोई अधिकार ही नहीं है। आप ये बता दीजिए, युवा हैं,
सरकार ने स्टार्टअप लाए हैं, युवा व्यापारी हैं, आप व्यापार करते हैं, तो स्टार्टअप्स ने लोगों की मदद की है, युवाओं को व्यापार में सरलीकरण दिया है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब से मोदी सरकार आई है पिछले 10 सालों में सरकार ने बहुत सारी ऐसी लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे एमएसएमई। इस एमएसएमई में छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ है। आज आप देखिए 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक से बिना किसी मॉर्गेज के, बिना किसी संपत्ति को रखे हुए मिलता है। वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आपकी दुकान पर आकर, घर पर आकर उसको लोन को उपलब्ध कराया जाता है। आपने बात की स्टार्टअप्स की, मोदी सरकार का और हमारी बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार का भी पूरा फोकस जो है वो एमएसएमई और छोटे छोटे स्टार्टअप्स। आज कोई भी महिला उद्यमी हो या छोटा व्यापारी हो, उसको अगर करना चाहता है तो उसको लोन देते हैं, उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। सर, जमीन पर जो छोटे व्यापारी हैं उनके पास तक स्टार्टअप्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ कि जो घर में महिलाएं पापड़ बना रही हैं या महिलाएं मशीन चलाकर अपने गृह उद्योग कर रही हैं या मशीन चलाकर कढ़ाई बुनाई कर रही हैं, उनको तक लाभ मिल रहा है और जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। सबसे अच्छी बात मोदी सरकार में जो हुई है वो ये हुई है कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आता है, आप डायरेक्ट उससे जुड़े हुए हो। ये सब का कैसे हुआ है? एक आधार लिंक की उन्होंने योजना लाए हैं, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। दूसरी तरफ आपने एक बात पूछी हमसे कि कांग्रेस जो ये एक सर्वे कराना चाहती है संपत्ति का, और अगर उसमें वो संपत्ति का सर्वे कराकर वो अगर आपके पास ज़्यादा संपत्ति है तो एक किसी विशेष वर्ग को वो लाभ पहुंचाकर उनको बांटने की, ये कांग्रेस की 55 साल पुरानी और बहुत सालों पुरानी, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है और वो फायदा उन्होंने आज तक उस वर्ग को नहीं पहुंचाया है, विशेष समुदाय को। अच्छा, एक बात मैं आपको रोक रहा हूं, एक आवाज में जरा आप सब लोग हाथ ऊंचा करके बता दीजिए कि जो कांग्रेस ने कहा है कि वो संपत्ति का सर्वे कराएंगे, इससे कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं? कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं कि सर्वे कराना ठीक है? कांग्रेस जो कह रही है सर्वे कराया जाना चाहिए, क्या इत्तेफाक कोई रखता है? हाथ ऊपर करके रख दीजिए। ऊपर रखते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, इत्तेफाक रखते हैं? संपत्ति का नहीं है सर, वो पूरे वो कराना, जाति जनगणना, संपत्ति, ये सब चीजें एक चीज थोड़ी है उसमें। सब चीजें हैं और वो बहुत अच्छी सोच है उनकी। वो ये कह रहे हैं कि भाई 90% लोग हैं, जनता है, उन पर उससे वंचित है, उनको हिस्सेदारी दी जाए। आज हम में से 100 में से 90 आदमी बैठे रहे, बेरोजगार और काम नहीं कर रहा, तो देश का नुकसान है कि नहीं है? वो भी कमाएंगे तो सबको फायदा मिलेगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस का सर्वे कराना ठीक है? हम बता रहे हैं, हम जो 5 जो नीतियां हैं, जो 5 न्याय और जो 25 इसमें गारंटी, इसमें कोई काट के बता देना इसमें कौन सी गलत है। आप उनको बता रहे हैं ये पूरे देश में किया है, इसमें एक भी बंदी बता दो 25 में, ये सबके जनता सबके है, और इसमें कोई जाति विशेष, धर्म विशेष की बात कहाँ है सर? युवा न्याय है, युवाओं के लिए बैठे हैं, बेरोजगारी वो चल रहे हैं, उनको वो अंदर अप्रेंटिसशिप वाली स्कीम निकाली है, उसको कमाएंगे, खाएंगे और होशियार बनेंगे, तो ये सभी को फायदा होगा, प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को। हमारा ये कहना है, अब नारियां, महिलाओं के लिए जो सरकार ने शिवराज जी ने लगाई, अब उसको और बढ़ाना चाहते हैं। ये अब 1 लाख का देते हैं, तो महिलाओं के पास अगर धन जाता है तो पूरे देश का उन्नति है। घर घर के परिवार को महिलाएं पैसा को संभाल के रखती हैं। 55 साल ने तो कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि महिलाओं को और युवाओं को, अरे देखो समय होता है, वही योजना दी है। तो जब कर्नाटक में लागू हुई पहले नहीं, आप कांग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहती है, आप थोड़ा बात कर देश को खुशकना चाहती है, औरों को उनका वोट बैंक चाहती पूरा, और उनके लिए पूरा 60 साल में कुछ भी नहीं किया, उनको सिर्फ वोट बैंक माना है उनका। आज साहब, हम अपनी संपत्ति, मेरा 100 रुपए मैं लोगों को बांटूंगा, युवा आदमी है, वो खुद कमाए और खुद खाएं। देश के लोग समझदार हैं, सब समझ चुके हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, एक बात और कहना चाहता हूँ कि विपक्षी आदमी, विपक्षी पार्टियां आज ये कह रही हैं, एक मिनट साहब, अब ये तो बात आपको पता है कितना वो हो रहा है? 22 लोगों के पास, हिंदुस्तान में सबसे बड़े 22 के पास कितनी संपत्ति है? जितनी 70 करोड़ जनता के पास है, तो उसमें पॉलिसी बदलना, किसी की संपत्ति नहीं छीननी उसमें, ये बात गलत है। संपत्ति नहीं छीन रहे हम। अब ऐसे क्या राहुल गांधी की संपत्ति का सर्वे होगा? क्या सोनिया गांधी की संपत्ति का सर्वे होगा? क्या स्वर्गीय राजीव गांधी की संपत्ति का सर्वे होगा? क्या इंदिरा गांधी की संपत्ति होगा? क्या रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का सर्वे होगा? इस चुनाव में केवल देश के गरीबों की संपत्ति, मध्यम वर्ग की संपत्ति का सर्वे होगा। इस चुनाव में बात, और हमारे 100 रुपए लेके पार्टी देश में रह रहा क्या है, सर? क्या मुस्लिम कंट्री में आपके हिंदू अलग से लागू है? क्या मुस्लिम कंट्री में
नहीं है, क्यों नहीं है? तो यहाँ क्यों ये जाति भेद तो यहाँ पहले कांग्रेस ने किया ना, कि मुस्लिम लॉ अलग से चालू कर दिया, हिंदू लॉ अलग। बताइए जाति भेद किसने चालू किया है? आज हमारे यहाँ 200 वर्ष राज किया इंग्लैंड में, न किया क्या नहीं? और तो आज हमारे मूल का आदमी वहाँ का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? क्या हमारी नीति है? आप उस बात को समझो। सवाल एक मिनट रुकिए। सवाल ये है कि कांग्रेस ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि वो सर्वे कराएगी, आर्थिक सर्वे कराएगी, संपत्ति का सर्वे कराएगी। ये पूछते हैं कि कांग्रेस सोनिया गांधी की आर्थिक सर्वे का कराएगी क्या, राहुल गांधी का कराएगी क्या, वाड्रा का कराएगी क्या? देखिए, इनका सवाल बिल्कुल सही है ना, और कांग्रेस अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि केवल 22 परिवार ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में जिनके पास इतनी संपत्ति है जो 70 करोड़ लोगों के पास है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आज ये देश की स्थिति ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग वाले लोग, इनकी संख्या लगभग 85 से 90% है इस देश में, ठीक है। और नौकरियों में जो उनका प्रतिशत है बहुत कम है, संपत्ति में बहुत कम है। राहुल गांधी जी का जो कहना है वो 100% सही इसलिए है कि वो इस तरह का सर्वे जब कराएंगे तो केवल जातिगत सर्वे नहीं होगा, उसमें आर्थिक सर्वे भी होगा, और ये देखा जाएगा कि जो संपत्तियां हैं, एक भ्रम जो फैला रहे में सैम प्रतोदा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सैम प्रतोदा सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सैम प्रतोदा सही कह रहे हैं। आप मैं भाई साहब से एक मिनट मैं भाई साहब से बात पूछना चाहता हूँ कि अभी इनने बोला कि आदिवासी, पिछड़ा वर्ग या जिन लोगों का ये बोल रहे हैं कि साहब उनके पास संपत्ति बहुत कम है, क्यों भैया 10 साल में कम हो गई क्या? आप 60 साल आपने शासन करा कांग्रेस का, आपने जब उनके लिए क्यों नहीं सोचा? जब आपके दिमाग में नहीं आई, आज ये क्यों बात आ रही है? जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, आप सब लोग इकट्ठे हो गए, पूरे विपक्षी लोग, मोदी इतना ताकतवर हो गया देश में कि आप सब लोग घेर के भी उसको नहीं पचीट पा रहे, तो आपने कुछ तो भी अपना फजूरा आपस में लड़ाने। वसीयत टैक्स कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दर्शाती है। ये कह रहे हैं कि हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे, और एक अमेरिका में कानून है जिसको दिलचस्प कानून बताते हैं सैम प्रतोदा, तो उन्होंने जो सहमत है आप नहीं है? नहीं, जो अपने सहमत तो जो नहीं है कि भारतवर्ष के अंदर जो अभी चल रहा है आदिवासियों का विशेष तौर पे, उन आदिवासियों के लिए अपन जो कर रहे हैं उचित मूल्य, उनके पास वो पैसा पहुंचे ही नहीं। पहले जो पैसा पहले पहुंचना था वो उनके पास पैसा पहुंचा ही नहीं। अब ये मोदी सरकार आई है, जब से उन्होंने डायरेक्ट सिस्टम किया है पैसा पहुंचाने का, उससे उनके पास पैसा पहुंच रहा है। इसके पहले उनके पास पैसा पहुंचा ही नहीं था। चलिए, तो अब एक मिनट में आ रहा हूँ, आपसे विषय पे आ रहा हूँ, मुझे भी तो कंसेप्ट पे रहने दीजिए। हम थोड़ा सा चलते बात करते हैं, और मैं कुछ लोगों से बात करता चलूंगा। अब विषय ये है कि जब व्यापारी व्यापार कर रहा है, व्यापारी को क्या लगता है कि सरकार ने अभी तक जो किया है उससे व्यापारी की कठिनाइयां बढ़ी हैं या कठिनाइयां कम हुई हैं? अभी तक मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं, और वो नेक कायम है। 2023 में विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा योजना लागू की उनने, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उसमें छोटे जो बेचारे छोटे लोग हैं, जो कारीगर, दर्जी, मोली, मोची, या जो मूर्तिकार हैं, या जो चटाई बनाने वाले हैं, उनको जो प्रशिक्षण देके उनको लोन देने की व्यवस्था। और 2024 में उन्होंने जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चालू की है, उसमें छोटे सब्जी के ठेले लगाने वाले, रेहड़ी के ठेले लगाने, छोटे चाट वगैरह बेचने वाले जो रेहड़ी वाले हैं, उनके लिए उन्होंने योजना चालू की है। उनको किस्तों में लोन पहले 10,000 रुपए का मिलेगा, फिर 20,000 रुपए मिलेगा, वो उससे अपना जीवन यापन रोजगार कर सके। उससे बहुत लोग फायदा भी ले रहे हैं। चलिए, आप ये बता दीजिए कि आप स्टार्टअप जो हुए हैं उनसे रोजगार पैदा हुए हैं या नहीं? सबसे पहली बात तो है ना, ये है कि देश की मोदी जी ने सोच को बदल दिया है। जो युवा पहले नौकरी के उस पे जाते थे, विदेशों के लिए भगते थे, आज वो स्वयं का काम करने के लिए अपने यहाँ पे अपने गृह स्थान पे ही वहीं पे काम करने के लिए। सीबरी शहर में ऐसे बहुत से इंजीनियर और CA मिल जाएंगे आपको, जो कि नौकरी छोड़ के उन्होंने अपना खुद का बिजनेस किया है, स्टार्टअप शुरू किया है। उनको अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जो आज देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी के टाइम में पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 हुई है, और जिस ग्रोथ से वो बढ़ रही है, ये केवल मोदी जी की दूरदृष्टि का नतीजा है जो वो अप्लाई करते हैं। मोदी जी की योजना है बांग्लादेश के घुसपैठिए अपने देश में नहीं आ रहे। पता है क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बांग्लादेश हमसे 1.5 गुनी आमदनी कमा रहा है और हम उससे पिछड़ गए। ये हो रही है उपलब्धि। आप देख लो, हम बता रहे हैं बांग्लादेश जानकारी नहीं।
देखिए, तो मैं आपके माध्यम से एनडीटीवी के प्रबुद्ध दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, बेरोजगारी की जो परिभाषा है वो ये है कि जो आदमी रोजगार करने में सक्षम है और रोजगार ढूंढ रहा है उसे बेरोजगार माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 35 से 40% ऐसे लोग जो रोजगार करने में सक्षम है लेकिन निराश होकर घर बैठ चुके हैं। बचे कितने? 60% में मैं आपको ये इनको बेचारों को पता नहीं है। ये पोजीशन है कि जो पढ़े लिखे नौजवान है उनमें 68% बेरोजगार है और पिछले 46 वर्षों में बेरोजगारी की दर इस समय सबसे टॉप पे चल रही है। और जिसको ये कह रहे हैं ना कि इतनी इतनी योजनाएं बनाई, ये बनाई, और डायरेक्ट वाला 91 में मैं ब्रांच में था, 91 में डायरेक्ट हमारे यहाँ से पैसा जाता है, उसका जो अनुदान मिलता। सर, मोदी जी ने जो कुछ किया है सब खराब किया है या कुछ अच्छा किया? कांग्रेसी क्या मानता है? मेरा मानना ये है कि मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। जी हाँ। और एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मोदी जी ने इतना उठे हुए हैं कि विपक्षी लोग सिलेंडर में जब सब्सिडी पूरा विपक्ष ये नहीं कह रहे कि हम जीतेंगे, वो ये कह रहे हैं कि इनकी 4 सीटें नहीं आएंगी। अतुल जी, जब भारत आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था, देश में सोनी बनती थी, बड़े बड़े डैम, IIT, IIM, AIM, ये कौन ना हिसाब देंगे? ये जवाहरलाल जी की योजना थी, इंदिरा गांधी ने कुल इंडिया में 7 कॉलेज थे, आज कितने? राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपए डालता था और नीचे के आदमी के बाद 5 पैसा पहुंचता था। ये नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति है जो कहते हैं मैं 100 रुपया डालता हूं और 100 रुपया सीधे गरीब के पास पहुंचता है। ये देखिए, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और मैं फिर कहूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। देश के 10 करोड़ व्यापारी जो कैट के साथ जुड़े हुए हैं वो एक स्वर में कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और सभी योजनाएं जो भी देश में चल रही है, विदेश में चल रही है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो आने वाले समय में विश्व का नंबर 1 आर्थिक देश बनेगा। और ये 2047 का विजन अकेले नरेंद्र मोदी जी का है। बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा। ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए डाले, गरीब के खाते में 100 रुपए पहुंचे। राजीव गांधी 100 रुपए डालते थे, गरीब के खाते में 1 रुपया पहुंचता था। संक्षिप्त में जवाब। एक बात मैं बता दूं, एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। आप तो मीडिया के आदमी हैं, आप जानते हैं मीडिया की ताकत क्या है। ये केवल एक भ्रम बनाया है। मैं आपको ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूं कि आज से 30 साल पहले भी डायरेक्ट पैसा जाता था। और दूसरी बात ये थी कि मोदी जी के टाइम में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो कहा कि बेड़ा गर्क किया है, मेरे पास ठोस तर्क हैं उसके। सामाजिक रूप से उन्होंने बर्बाद कर दिया देश को, राजनीतिक रूप से बर्बाद कर दिया, विदेश नीति में उन्होंने हमको गड्ढे में डाल दिया। और जिन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति बनाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं अतुल जी, हमारा जो है ना, हमारा जो है इस समय की पोजीशन है कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। मोदी जी हमको दिखा रहे हैं 2047 में तीसरी शक्ति बनाए। आपको मैं बता दूं कि हमारी पोजीशन ये है कि आज हम एक मतलब जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, वो प्रति व्यक्ति आय में हम 146वें नंबर पे हैं हुजूर, और हमसे ज्यादा बांग्लादेश है। हम टेस्ट कर लेते हैं सर, अभी टेस्ट कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया। आर्थिक प्लेटफॉर्म हो वहां और भी जितने प्लेटफॉर्म है वहां मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया। कितने लोग सहमत हैं इनकी बात से? इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? मोदी जी ने क्या क्या कर दिया, जरा बता दीजिए। कितने हाथ हैं, गिन के बता दो कितने हाथ हैं। ये कहते हैं, ये हाथ एक भी नहीं है, यहाँ सहमत कोई भी नहीं है। क्या व्यापार करते हैं आप? मैं व्यापार के साथ साथ अभी तो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे साथ सभी वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज हम अपने देश को तरक्की की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर किसी प्रकार से हम अपने देश की तरक्की नहीं कर सकते। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार सत्ता दल के लोग कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी जी काम नहीं किया। मैं आज कहना चाहता हूं, आपने एक सवाल किया क्या नरेंद्र मोदी जी ने काम किए? हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने काम किए, परंतु काम किए कम और गिनाए ज्यादा। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। इसलिए मेरे जो सत्ता दल के लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, कृपया कर कांग्रेस के 60 साल को 70 साल कराने का काम ना करें। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से इस देश को ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम किए कम, गिनाए ज्यादा। क्या कहते हैं आप? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, भाई साहब खड़े हैं, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, इतना माता बहनें भी खड़ी हैं। आप मुझको ये बता दो कि पहले सिलेंडर लेने अपन जाते थे तो सिलेंडर में सब्सिडी जो मिलती थी वो डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आती थी, वो सब्सिडी
अपन को जो है पूरा डीलर के हिसाब से मिलती थी, तो कितना ब्लैक होता था उसमें। सिलेंडर 10-10 दिन तक घर नहीं आ पाता था, और सिलेंडर अब क्या, सिलेंडर आज बुक करो कल आपके घर आ जाता है, और सब्सिडी खाते में आ जाती है, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ता। अच्छे लोग सुबह से जाते थे लाइन में, सिलेंडर रख के बैठते थे। सर ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम किए कम है, गिनाए ज्यादा है, क्या बोलते हैं? नहीं, मैं तो उन्हें जो गिनाते हैं वो यथार्थ में है, काम ऐसा नहीं है कि वो जो गिनाने वाली नहीं है। आप चाहे 370 कह लो, 3 तलाक कह लीजिए, देख रहा है, रोडें देख लो, आप शौचालय देख लो, गरीबों को मकान बने, इतने बड़े बड़े काम जो मोदी जी ने करे वो 60 साल के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में कभी नहीं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप व्यापारियों के हित की अगर बात करते हैं, शिवपुरी में हमारे जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अगर वो जीतते हैं तो निश्चय ही यहाँ का व्यापारी अब एक अच्छे वातावरण में व्यापार कर सकता है, और उनके संरक्षण में और उनकी जो योजनाएं लाते हैं। आप ये बता दीजिए, कोई छोटा सा उम्मीदवार या कभी कोई 1000 500 करोड़ की योजनाएं ला सकता है? एक महाराज साहब अकेले एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो करोड़ों रुपए की योजनाएं लाते हैं, और आने वाले टाइम में भी लाएंगे। जैसे एनटीपीसी कॉलेज है, यहाँ एनटीपीसी कॉलेज खुलवाया, महाराज नहीं खुलवाया ना, उन्हीं की डॉक्टर साहब थे, उनने बहुत योजना लागू गई, और अगर सिंधिया जी में ऐसी दम थी तो वो बदले क्यों, वो खड़े होते। जब पिछली बार जब उनको 1.25 लाख से हटाया, तो फिर दोबारा पार्टी बदलने की जरूरत क्या पड़ी थी उन्हें? डूबते जहाज में कौन बैठना पसंद करेगा? आज कांग्रेस में था, कांग्रेस का विरोध था, उसकी विचारधारा का विरोध था। सिंधिया जी न पहले हारे कभी और न कभी जिंदगी में हारेंगे, वो कांग्रेस का विरोध था, कांग्रेस की विचारधारा का विरोध था, जो देश विरोधी। टाइटैनिक देखो, ये जो वार्ता है, ये जो वार्ता है, इसमें अब किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल व्यापारिक वार्ता है, ये एक व्यापारिक चर्चा है। और मैं तो सीधी सी 2 बात कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस के पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो बीजेपी की पृष्ठभूमि के लोग हैं, कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लोगों ने अच्छा काम किया, बीजेपी के लिए बीजेपी के लोगों ने अच्छा काम किया। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, देश का मान, देश का स्वाभिमान, और देश के युवाओं में, बड़े लोगों में, बुजुर्गों में जो एक देशभक्ति के, देश प्रेम की जो भावना थी, जो विलुप्त हो गई थी, वो दोबारा से पैदा हुई है। अंत में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मेरा जो कांग्रेस के भाई साहब लोग खड़े हैं, इनसे निवेदन है कि आप लोग, एक क्या होता है कि एक मजबूत विपक्ष भी जरूरी होता है, तो आप लोग घर से निकलिए और लोगों से जुड़िए। आपका भी भविष्य में आपका भी सब लोग साथ देंगे, लेकिन आप घर से निकल के लोगों से जुड़िए जरूर। ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने सेना का कितना नुकसान किया है कि उसको देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। आपकी जानकारी के बाद 56,000 से लेकर 61,000 तक सैनिक हर साल रिटायर होते थे, हर साल इतनी भर्ती होती थी, उन्होंने उठा के ये 4 साल की वो कर दी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मोदी जी ने नुकसान किया है, सेना को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा इनका कहना है। कितने सहमत हैं आप? आज आप देखिए, आदरणीय भाई साहब जी कह रहे हैं कि सेना को नुकसान पहुंचा है। मैं कहता हूं मोदी जी की नीतियों से आज विदेश में और जो देश हमारी तरफ आंख उठाकर देखते थे, सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, और सेना का मनोबल ऊंचा नहीं होता। जो कश्मीर में पत्थर फेंकते थे सेना के ऊपर, वो आज फेंकना बंद हो गए, सबको काम मिल गया। रामनवमी पर लाल चौक में, रामनवमी पर लाल चौक से जुलूस निकलते हुए पूरे देश की जनता ने देखा निकला। कांग्रेस से तो मुक्त होना अधिक मतदान के लिए तो आप सबको करेंगे मतदान, इसको लो, बहुत अच्छा। देखिए साहब, बिल्कुल एक अच्छी चीज है, और मतदान हम सबकी जिम्मेदारी है। हम निश्चित तौर पर मतदान के लिए अपने लोग जो आसपास रहते हैं, या अपने दोस्त, या फिर अपने परिवार के लोग, उन सबको जागृत भी करें और मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि मतदान एक ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार बनाती है, और हमें एक निष्पक्ष सरकार चुनने में अपनी ओर से एक शक्ति प्रदान करती है। तो आप और हम सब मिलकर आने वाली 7 तारीख को मतदान जरूर करें। और ये जो 10 नारे लगवा रहा हूं मैं कहूंगा, आप लोग बोलेंगे करेंगे मतदान, देश हित में 100%, राष्ट्र हित में, मुद्दों के आधार पर, सुरक्षित भारत के पक्ष में, मजबूत भारत के पक्ष में, आत्मनिर्भर भारत के पक्ष में, सनातन के पक्ष में, देश विरोधी षड्यंत्रों को उखाड़ फेंकने के पक्ष में, संकल्प भारत का, भारत के उत्थान का। भारत माता की जय।
तो ये जो संकल्प है, इन्होंने मतदान के लिए प्रेरित किया। प्रेरित करने का उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि आपके आसपास जो भी प्रत्याशी हैं, चुनाव आयोग ने बाकायदा KYC दी हुई है, नो योर कैंडिडेट। आप अपने कैंडिडेट को देखिए, परखिए और जो आपको उचित लगता है उस उम्मीदवार को चुनिए, लेकिन मतदान जरूर करिए। व्यापारियों से हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा हो रही थी गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में, और यहां से प्रत्याशी हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव जो कांग्रेस के हैं, और बीजेपी से प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों के बीच मुकाबला है। 4 जून को परिणाम आएगा, 7 मई को मतदान होगा, और इस परिणाम में क्या कुछ आएगा ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ इस जगह से मुझे दीजिए इजाजत। अतुल गौड़, NDTV।